अगर डायरेक्ट खोलेंगे तो शायद दिक्कत आ जाती है कभी कभार। गूगल क्रोम में जाके खोलेंगे, डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से गूगल क्रोम, गूगल ड्राइव, ये ऐप हैं। अपना एक जीमेल का अकाउंट भी बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सही है। और उसके ईमेल आईडी पासवर्ड हमेशा संभाल के रखें, क्योंकि फॉर्म भरते हैं आपको पता ही है, उसमें भी सारी डिटेल आती हैं काम में। चलिए, ओके, तो पढ़ाई चालू करते हैं। जल्दी से सब बच्चे ज्वाइन कर लें। आवाज सही आ रही है? आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, काफी सारी बातों को पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, उस पर 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 6 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी लगता है जब केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट होते हैं, केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है क्या? जल्दी से 1 मिनट और रुक रहा हूं, पेन पेपर तैयार रखें। आज का टारगेट है न्यूमेरिकल करना और कॉन्सेप्ट सीखना। जो जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनको मैं थोड़ा धीरे धीरे सिखाऊंगा, क्योंकि वो काफी बातें इंपॉर्टेंट हैं। करण पटेल कह रहे हैं मेरा मैसेज आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है करण पटेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयुष गिरी का भी आ रहा है, सबका मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है। सबका नहीं पढ़ पाते क्योंकि मैसेज चैट ऊपर जाती जाती है, पढ़ाना भी पड़ता है। पूरा चैट बॉक्स पे ध्यान देंगे तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? चलिए पढ़ते हैं आगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पढ़ाई करिए। बिल्कुल, निखिल श्रीवास्तव, देवांग देवांग, अंकित पटेल, सभी को गुड मॉर्निंग। विपुल कुमार यादव, युवराज नागर, अभिषेक कुमार, चमन सिंह, करण पटेल, परवेश, निशांत, विश्वास, सभी को गुड मॉर्निंग। जिनका नाम नहीं ले पाया उनको भी बहुत दिल वाला गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरह। अब आप चैट बॉक्स पर अपना ध्यान हटा दीजिए और टारगेट रखिए न्यूमेरिकल्स पर। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आइए, अब आप 10 मिनट कुछ भी मत बोलिए, सिर्फ सुनिए, समझिए, मजे से देखिए। कंजर्वेशन ये कब लगता है? जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। याद करो, कंजर्वेटिव फोर्स कौन? कंजर्वेटिव फोर्स कौन? ग्रेविटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तभी लगता है। क्लास 9 से पढ़ रहे हो। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये याद तो है। कैसे लगाना है वो 6 न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही 6 नंबर की प्रैक्टिस करोगे मजा आ जाएगा। हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में लगाया जाता है। 2 पॉइंट्स के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं, ए और बी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखो, सबसे पहले रेफरेंस लेवल को एज्यूम करो। सबसे पहले रेफरेंस लेवल को एज्यूम करो। रेफरेंस लेवल एज्यूम कर लो, वहां पे पोटेंशियल को 0 मान लो। उसके बाद तो तुम्हें याद है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये जो स्लाइड में पूरा लिखा है, ये सब का सब आप 9th क्लास में भी बिल्कुल पढ़ चुके हो, तो कहीं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 6 न्यूमेरिकल हैं, आप भी साथ साथ में करें और आंसर देख लें। सही है, साथ साथ करते हैं न्यूमेरिकल। बाद में आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैं ब्लैंक भी शेयर करूंगा और सॉल्यूशन वाली भी शेयर कर दूंगा, जिससे आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, पहला सवाल आप चालू करिए। आराम से डायग्राम बनाइए। किन 2 पॉइंट्स के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं वो देखिए। सही है। अब कई बच्चे कहते हैं क्या इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम से भी
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन बाय ऑल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, उससे भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हम करना चाहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। सर ये तब लगता है जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स कहीं भी नहीं है, कहीं भी फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट ए और सी पे लगाना है। सी पर आपसे स्पीड पूछी है, माना वीसी है, ए पर आपने रिलीज करा है, मतलब यहाँ पर स्पीड 0 है। बिल्कुल सिस्टमेटिक काम। ये रेफरेंस लाइन लीजिए, ये रेफरेंस लाइन लीजिए, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0, खत्म। तो काइनेटिक एट ए, पोटेंशियल एट ए बराबर काइनेटिक एट सी, पोटेंशियल एट सी। ए पर स्पीड 0, काइनेटिक 0, पोटेंशियल एम जी एच। सी पे काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एम जी एच। यहाँ पे हाइट 3 है, यहाँ पे हाइट 10 है, ट्रांसफर कर दीजिए, 10 में से 3 गया 7, हाफ एम वी सी स्क्वायर, एम से एम कटा, 70 और 2 140। बिल्कुल फिर से करिएगा कॉपी में, तब मजा आता जाएगा। कुछ बातें जो मिस हो जाती हैं वो आप फिर से देखेंगे, फिर से रिकॉर्डेड वीडियो सुनेंगे, तो आपको और बढ़िया समझ में आता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का अगला सवाल, फटाफट स्पीड मेंटेन करें, मजा आएगा। स्टेप देखो कितने तरीके से कर रहे हैं आशीष सर, वो ही फॉलो करिए। मेरा नाम है आशीष गुप्ता, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ये रेफरेंस लेवल, ये रेफरेंस लेवल, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, किस किस के बीच में लगानी है, ए और बी, ए और बी के बीच में लगाना चाहता हूँ। तो काइनेटिक एट ए, पोटेंशियल एट ए, काइनेटिक एट बी, पोटेंशियल एट बी। ए मास रिलीज फ्रॉम ए से रिलीज किया गया, तो ये रेस्ट है, यहाँ से स्पीड 0 है, स्पीड 0 है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक ए पर 0, पोटेंशियल एम जी एच, एच कितना 3, बी पे स्पीड, माना बी पे स्पीड कितनी है v, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर, पोटेंशियल एम जी एच, खत्म। ट्रांसफर कर दीजिए, एम जी 3 - 1 हाफ एम वी बी स्क्वायर, एम से एम कटेगा, ये 2 ये 4, रूट 40, रूट 40। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही बात है क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ फोर्सेस लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से ही आंसर आ जाएगा। वर्क थ्योरम से भी कर सकते हैं। आइए फिर से, अब पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए, यहां से रिलीज किया है, हर बात लिख दो, यहाँ स्पीड 0 होगी। ये रेफरेंस लाइन मान ली, ये रेफरेंस है, बोले तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, ये रेफरेंस लाइन। अब मुझे ये हाइट चाहिए, कई बच्चों को तो ये हाइट याद हो जाती है, फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हूँ, आप इसका डर एक बार में हटा के रख लें। देखिए बार बार परेशान नहीं होना, ये एल, ये थीटा है, तो बच्चा ये एल कॉस थीटा होगा, रस्सी की लंबाई तो वही रहेगी, मतलब ये तो एल ही रहेगा। अब मुझे चाहिए वर्टिकल में कितना हुआ, ये वर्टिकल में याद करो कल परसों ही किया था, एल माइनस एल कॉस थीटा, ये हाइट एल माइनस एल कॉस थीटा। अब बहुत आराम से लगाइए, काइनेटिक एट ए, पोटेंशियल एट ए, काइनेटिक एट बी, पोटेंशियल एट बी। ए पर काइनेटिक 0, पोटेंशियल एम जी, रेफरेंस से हाइट h, बी पे काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, बी पे पोटेंशियल 0, क्योंकि बी पॉइंट रेफरेंस लेवल पर ही है, बी पॉइंट रेफरेंस लेवल पर ही है, h पुट कर दो, l 1 माइनस कॉस थीटा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कटा, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, आंसर, आंसर। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वर्क एंड थ्योरम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं, यही आंसर आएगा।
बढ़े आगे। ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। 2 मिनट में आपको दे रहा हूं। इस तरह का मॉड्यूल में भी गिवन है, इसलिए आप इसको खुद से एक बार पढ़िए, फिर सोचते हैं। आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। न्यूमेरिकल करने बहुत जरूरी है। चैट बॉक्स में देख रहा हूं, आंसर आपके देखता जाऊंगा। आप डायग्राम बनाइए और खुद से करने की सोचिए। सही है, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है। अब इसको अच्छे से आप देख लें तो आपका मन खुश हो जाए। बिल्कुल सिस्टमेटिक सॉल्यूशन देखिए। वो कह रहा है, एक बॉल को आपने जमीन से प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड से किया नहीं पता, पर मैक्सिमम हाइट पर जब वो एच पे चला गया। सिंस ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ की कुछ कुछ बातें आप बोल सकते हो। सर ये मैक्सिमम हाइट है, मतलब यहाँ स्पीड 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है, रेशियो बताओ जब वो h/5 पर हो। जब वो h/5 पर है, तो पक्का पक्का उसके पास कुछ ना कुछ तो स्पीड रही होगी, तभी तो ऊपर जा रहा है। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, जबरदस्ती यहाँ की स्पीड निकालते हैं, जो कि जरूरत नहीं है। अब आप देखो, मुझे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। अब मैं किन 2 पॉइंट्स के बीच में लगाऊं, वो इंपॉर्टेंट है। किन 2 पॉइंट्स में लगाऊं, क्योंकि सब जगह एनर्जी तो कंजर्व है ही। आपको बी और सी में लगाना चाहिए। ए मैं क्यों नहीं पसंद कर रहा, क्योंकि ना तो मुझे ए पर स्पीड पता है, ना मुझे ए की जानकारी पूछी है। बी पे तो उसने रेशियो पूछा, तो बी तो लेना ही है। सी में फायदा है, सी की पोटेंशियल एनर्जी पता है, सी की काइनेटिक एनर्जी पता है। तो मैं लगा रहा हूं बी और सी के बीच में। तो काइनेटिक एट बी, पोटेंशियल एट बी, काइनेटिक एट सी, पोटेंशियल एट सी। तो बी पे काइनेटिक पता नहीं, बी पे पोटेंशियल, हाँ बी पे पोटेंशियल तो पता है, ये मेरा रेफरेंस लेवल है। तो बी की ऊंचाई तो आप बता सकते हो h/5। सी पे काइनेटिक 0, सी की पोटेंशियल h, तो बी पे काइनेटिक आ गई 4mgh/5। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो। तो बी पे काइनेटिक तो आई गई है 4mgh/5। बी की पोटेंशियल मैं खुद लिख सकता हूं, क्यों, बी की हाइट देख लो, बी की हाइट कितनी है h/5, mgh/5। ये कट गया 4:1। अच्छा सवाल है, इसको जरूर रिपीट करें। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, और बहुत लॉजिकली। सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन, ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्लास 9 से जानते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से फिर से देखिए, फिर से आप इसको सॉल्यूशन समझिए, फिर से रिकॉर्डिंग सुनिए, तो 3-3 4-4 बार अपने आप रिपीट हो जाएगा। अब अगला, ये बड़ा फेमस और पॉपुलर सवाल है, मॉड्यूल में 3 जगह आपको दे रखा है, तो अच्छे से समझें। एक ब्लॉक है, कई बच्चे तो इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, एक स्टेप में कर देते हैं कि देखो सर ब्लॉक चलता हुआ आ रहा है, मतलब ब्लॉक के पास अभी काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ये स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग को दबाएगा, तो अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसको देगा, स्प्रिंग को देगा। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम कंप्रेशन, इसका मतलब स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होनी चाहिए। ये कब संभव है, जब ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। इसका मतलब ब्लॉक अपनी सारी काइनेटिक किसको दे दे, स्प्रिंग को दे दे। तो सिंपल, हाफ mv स्क्वायर बराबर
हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट अप्रोच है, आप कर सकते हैं। जब आप 4-5 बार इस टॉपिक को रिवाइज कर लोगे तो आपके मन में ये बातें भी आने लग जाएंगी कि सर ब्लॉक चलता हुआ आ रहा है तो ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी। बात नंबर 1, जैसे इसने स्प्रिंग को दबाया तो स्प्रिंग दब रही है तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। पर सर स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ सकती है, क्योंकि एनर्जी तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर दिमाग बोलेगा बेटा एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, ब्लॉक अपनी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में दे रहा होगा। फिर आपसे पूछा गया है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, अगर एनर्जी मैक्सिमम है इसका मतलब ब्लॉक ने अपनी सारी की सारी ऊर्जा को स्प्रिंग को दे दिया होगा, और ब्लॉक अगर अपनी सारी ऊर्जा स्प्रिंग को दे देगा तो ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0 हो जाएगी। सही बात है, तो एक बार में आंसर आ गया, इससे कर सकते हैं। कई बच्चे हमें कहते हैं सर एनर्जी कंजर्वेशन तो कर ही रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन वर्क एंड थ्योरम से करके बता दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। वर्क डन बाय ऑल, अब ऑल में कौन कौन है, mg है, नॉर्मल है और स्प्रिंग है। काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक एक का वर्क लिखना सीख लो, मन खुश हो जाएगा। ये सेकंड मेथड है, आंसर तो इससे आ ही जा रहा है। अब mg के देखो कहाँ, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, आगे 90 डिग्री, हेंस mg का वर्क डन 0। सर नॉर्मल का बता दो, देख बच्चा नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, हेंस नॉर्मल का भी 0। सर स्प्रिंग में मैं फंस जाता हूं तो तू पहले स्प्रिंग का फॉर्मूला लिख दिया कर, अगर स्प्रिंग में फंस जाता है तो स्प्रिंग का फॉर्मूला लिख दिया कर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल हाफ mv स्क्वायर। अब सोचो x1 x2 कैसे लाऊं, पहले तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, नेचुरल लेंथ पे थी तो x1 0, बाद में दब गई, मैक्सिमम दब गई, खत्म। माइनस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर माइनस 0 बराबर माइनस हाफ mv स्क्वायर। आप देख लें वही स्टेप आ गया जो आपने डायरेक्ट लिखा था अपनी बुद्धि का यूज करके, वही स्टेप आ गया। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो प्रैक्टिस का खेल है। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया है। पहले वाला मेथड कितना आसान है नीतीश कुमार, आपको अच्छा लगा, थैंक यू। ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो सारी की सारी उसने स्प्रिंग को ट्रांसफर कर दी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट को सीखिए ताकि ये बात भी समझ में आ जाए। देखो एक कॉन्सेप्ट सीखो, मैंने एक पत्थर को प्रोजेक्टाइल मोशन कराया, यहाँ इसकी स्पीड थी u, ये a, टकराते समय मुझे पूछना है कितने से टकराएगा, b पर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, सबसे पहले रेफरेंस लेवल ले लिया, धीरे धीरे बोल रहा हूं समझ में आ जाए। रेफरेंस लेवल का मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, a की भी 0 होगी क्योंकि रेफरेंस पर है, b की भी 0 है। तो काइनेटिक एट a, पोटेंशियल एट a, काइनेटिक एट बी, पोटेंशियल एट बी। ए पे काइनेटिक ए, पोटेंशियल 0 0, इसका मतलब ए पर काइनेटिक बराबर बी पे काइनेटिक। ये बात बहुत बढ़िया समझने की है। इसका मतलब अगर आप किसी पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकते हो तो 10 मीटर पर सेकंड से ही टकराता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है। क्यों सेम है बताइए, क्योंकि दोनों तरफ तो पोटेंशियल 0 है, यहाँ भी पोटेंशियल 0, यहाँ भी पोटेंशियल 0, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है। आपसे पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो सोचिए अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। देख लीजिए, समझ लीजिए। आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 6 न्यूमेरिकल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब तरीके से सुनिएगा। ये सारे के सारे 6 न्यूमेरिकल आज हमने करे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर।
सही बात है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब चैट बॉक्स पे अपना ध्यान हटा दीजिए, हैंडआउट को फिर से करिए, रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिए, तो आराम से और बेहतर समझ में आ जाता है। रिकॉर्डिंग को पूरा ना सुनकर वही पोर्शन सुनिए जहाँ आपको हैंडआउट में दिक्कत आ रही है, तो बात और बढ़िया समझ में आ जाएगी। क्योंकि चल रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, समय है 6 महीने का और सारी बातों को कवर करना है। तो बॉटनी में, जूलॉजी में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में स्पीड तो तेज रखनी ही पड़ेगी। सही बात है। आगे बढ़िए। क्या करते हैं, बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो हम जानते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अब सिर्फ चैट बॉक्स को छोड़ दीजिए, बोर्ड पर देखिए, स्लाइड की तरफ देखिए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जानते हैं, इसकी जगह लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एफ का रिलेशन आ गया माइनस डेल यू बाय डेल आर। ये नया नहीं है, ये आप 12th में इलेक्ट्रो में भी आप ऐसा ही रिलेशन देखते हैं, अगर आपको याद हो तो वहां हम सिखाते थे E बराबर माइनस डीवी बाय डी आर, याद करिए। बिल्कुल वैसा ही। और इसके सरल अगर 3 कंपोनेंट करने थे तो करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता था, डीवी बाय डी एक्स, डीवी बाय डी वाई, याद करिए। और इनफैक्ट ये पार्शल होता था, आपको याद हो पार्शल, तो पार्शल अभी सिखाऊंगा मैं आपको। बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई होगा, एक जेड होगा। ये होगा डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड। बिल्कुल 12th जैसा है। ये देख लीजिए, ये कैसे लिखा गया, क्योंकि एफ के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट, एक जेड कंपोनेंट। तो एफ एक्स रखोगे ये रहा एफ एक्स, एफ वाई रखोगे ये रहा एफ वाई, एफ जेड रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको सिखाता हूँ पार्शियल क्या होता है। पार्शियल, ये फॉर्मूला, ये डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल को बाहर लोगे इसे बोलते हैं डेल ऑपरेटर। जरूरत नहीं है कि आप इसको रटें, आप सिर्फ न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रो में पढ़ते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, 10 मिनट पार्शियल समझाता हूँ बहुत अच्छे से। एक बच्चे ने बोला हाँ सर, इसे मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलता था। सही बात है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेड फंक्शन कहलाता है ये। सही बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पार्शियल सीखें पहले अच्छे से, फिर आप इस न्यूमेरिकल को करना। पेन पेंसिल छोड़ दो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार सुन लोगे तो मजा आ जाएगा, एक बार सुन लोगे तो और मजा आ जाएगा। देखो जैसे डेल बाय डेल एक्स, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब अच्छे से समझो पूरा मन लगाकर, क्योंकि इलेक्ट्रो में भी ये काम आएगा। अब इसको पहले पढ़ो, ये क्या है, ये कहलाता है डेल। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, इसका मतलब बाकी वेरिएबल कांस्टेंट है। पार्शियल नाम से स्पष्ट है, आप जो अभी तक पढ़ा था वो था कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ये है पार्शियल। कुछ पार्ट केवल एक्स का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और एक्स का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई और जेड कांस्टेंट, वाई और जेड को बाहर ले लो। क्यों आ गए बाहर, क्योंकि कांस्टेंट थे, डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। अंदर क्या बचा, केवल एक्स, केवल एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो 1, ये आंसर है। सर थोड़ा सा कम आया, वापस देख, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 5। ठीक है सर, अब धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे समझो। अब पहले पढ़ो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वाई, इसका मतलब एक्स और जेड कांस्टेंट। अब देख एक्स और जेड कांस्टेंट, तो एक्स बाहर जेड बाहर, अंदर क्या बचेगा बच्चे, वाई क्यूब। अब वाई क्यूब का कर ले कैसे, पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं, हो गया। वापिस देखो, जैसे मुझे करना हो डेल अपॉन डेल जेड, 50x y अपॉन जेड, ये कैसे करें, बहुत आराम से समझो। जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x और y कांस्टेंट,
तो x 50 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, अंदर बचा सिर्फ z। 1/z का लॉग नहीं होता, वो इंटीग्रेशन होता है, यहाँ डिफरेंशिएशन है। तो इसको कहाँ ले आए? ऊपर। ऊपर ले आए। बस अब तो क्या करें, पावर को आगे लाएं, पावर में से 1 घटाएं, तो माइनस का 50xy z की पावर -2। कई बच्चे तो याद ही कर लेते हैं, सर डेल बाय डेल एक्स और 1/x -1/x² होता है। क्यों? पावर को ऊपर ले जाओगे, आगे लाओगे। डेल बाय डेल वाई 1/y -1/y² होता है। तो अपॉन वाला बच्चे याद ही कर लेते हैं कि -1/x²। तो 1/z का आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, -1/z²। तो वही आंसर आ जाता। अगर पार्शियल ठीक समझ में आ रहा है तो प्लीज वाई टाइप करिए। क्वेश्चन से मुझे भी लेना देना नहीं है, क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा। अभी मैंने धीरे धीरे पार्शियल समझाया। आराम से बोलिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। अब यही वाला सवाल लेता हूं तो आपको मजा आ जाएगा। तो u दे रखा है 20xy/z। मुझसे फोर्स पूछा है, मुझसे फोर्स पूछा है। तो फोर्स के 3 कंपोनेंट होंगे, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। 3 कंपोनेंट होंगे। अब इसका मतलब है मुझे एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड निकालने पड़ेंगे। अब आराम से देखो, एफ एक्स धीरे धीरे फॉर्मूला याद कर लोगे, हो भी जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब वाई और जेड कांस्टेंट। आराम से समझो ताकि अगले आपको खुद को करने हैं। अब देखो एक एक स्टेप कर रहा हूं धीरे धीरे, देख लेना। डेल बाय डेल एक्स यू 20xy/z, वाई और जेड कांस्टेंट है, तो 20 बाहर, वाई बाहर, जेड बाहर, एक भी स्टेप नहीं खा रहा मैं। तो 20 बाहर, वाई बाहर, जेड बाहर, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1। तो एफ एक्स कितना आ गया, माइनस का 20y/z। ये एफ एक्स आ गया। बहुत तसल्ली से। एफ वाई देखो, एक बार समय तो देना पड़ेगा। आप समझो हमने एक बार बोला और एक बार में 100% आ गया, वैसा नहीं होता। पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन फिर से लगाने पड़ते हैं, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हैंड आउट करना पड़ेगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो एक पूरा प्रोसेस होता है। अभी तो हम सिर्फ आपको ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइवर हम हैं, हम तो आपको ड्राइव करें, देख ऐसा सोच ऐसा सोच। जब आप खुद गाड़ी चलाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें और बातों का फिजिक्स में ध्यान रखना पड़ेगा। एफ वाई देख ले, एफ वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई यू 20xy/z। वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और जेड कांस्टेंट, तो एक्स बाहर आएगा, जेड बाहर आएगा, अंदर बचेगा वाई। वाई का वाई के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बच्चे, 1। तो एफ वाई -20x/z। एक एक स्टेप कर रहा हूं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो कुछ स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो। एफ जेड, तो एफ जेड डेल बाय डेल जेड, पहले मैंने यू रखा 20xy/z। अब जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और वाई बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा 1/z। और याद करो 1/z का डायरेक्ट याद होता है -1/z²। तो एफ जेड आ जाएगा प्लस का 20xy/z²। देख लो, देख लो, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। आराम से, कोई स्पीड तेज धीरे नहीं होती, मैथमेटिक्स है। आप 5 बार करेंगे, आपको भी मजा आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये u, u किसका फंक्शन है देखो, सर ये फंक्शन है एक्स वाई जेड। अरे यार एक्स वाई जेड मतलब तुझे एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा, एफ वाई भी निकालना पड़ेगा, और एफ जेड भी निकालना पड़ेगा। सोचो एग्जाम में थोड़ा अच्छा होता है तो देखो इसने क्या दिया, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई दिया। इसमें मुझे क्या फायदा, मेरा एक स्टेप बच गया, मुझे x निकालना है
और y निकालना है। z निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही आएगा, क्योंकि फंक्शन एक्स वाई है, z नहीं है। तो ये एग्जामिनर थोड़ा सा अच्छा था। और अच्छा एग्जामिनर होता है तो ये बहुत ही अच्छा एग्जामिनर है कि u फंक्शन है केवल किसका, x का। तो तुझे केवल क्या चाहिए, fx ही निकालना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो fx होता है डेल u बाय डेल एक्स, डेल एक्स u, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो 2x माइनस 5। कहाँ पूछा है x बराबर 2, x बराबर 2 पुट कर दे, तो आ जाएगा 1 न्यूटन। बस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं अगर आप मन में ठान लेंगे ना कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ। आपने एक मुझे अच्छे से समझा दिया, पहले पार्शियल अच्छे से समझा दिया, ये वाला आपने पूरा करके दिखा दिया, ये पार्शियल बता दिया। अब आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कर पाएंगे तो प्रैक्टिस का दबाइएगा पी, प्रैक्टिस का दबाएं पी कि हाँ सर मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, प्रैक्टिस कर लूंगा। सही बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुक जाता हूँ 10 सेकंड, आप थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर आगे बढ़ता हूँ। इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूंगा। इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। 3 तरह के इक्विलिब्रियम की हमें बात करनी है। पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए रेस्ट ओवर, पढ़ते हैं आगे। अब पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम, अब आप खुद आराम से तसल्ली से समझना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्स तो 0 होगा, पहली बात, चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम हो। फोर्स हम जानते हैं, इसको क्यों ना अच्छे से समझते हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि सर अगर वीटी कर्व होता है ना आशीष सर, तो उसकी स्लोप होती है डीवी बाई डी टी, सिखाया था। अच्छा, तो आशीष सर डी यू बाई डी एक्स क्या है, ये है स्लोप, कौन से कर्व की, यूएक्स कर्व की। तो अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं और अच्छे से लिख सकता हूं, एफ होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो माइनस स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व। तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, फोर्स बराबर माइनस ऑफ स्लोप। अगर मुझे स्लोप का साइन पता है तो उसके आगे माइनस लगा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स का साइन। आराम से तसल्ली से देख ले। जैसे अगर इक्विलिब्रियम है तो फोर्स 0, ये तो सर मुझे पता ही था। फिर आपने क्या किया सर, इस डी बाई डी एक्स क्या लिख दिया, स्लोप। तो एक एफ का और फॉर्मूला आ गया, माइनस ऑफ स्लोप, जो स्लोप आएगी उसके आगे माइनस लगा देंगे। अब जैसे ये कर्व है, आपको पूछा गया इन 3 पॉइंट पर स्लोप के साइन बताओ। अब आराम से देखना, जिसको स्लोप में दिक्कत है वो अच्छे से समझ ले। पी पर टेंजेंट खींचो, टक 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 टक, एक्यूट एंगल, स्लोप पॉजिटिव। क्यू पर टक 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 टक, स्ट्रेट लाइन आ रही है, फिसल पट्टी है ही नहीं, स्लोप 0। आर पर टक 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 टक, ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है, स्लोप नेगेटिव। एस पर टक 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 टक, स्लोप 0। टी पर टक 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 टक, स्लोप 0। ये आ गए स्लोप के साइन। अब फोर्स के साइन कैसे निकालूं, फोर्स के साइन कैसे निकालूं, आराम से देख लेना। अभी तो तूने कॉन्सेप्ट सीखा, फोर्स बराबर स्लोप के साइन के आगे क्या लगा दे, माइनस, प्लस है तो माइनस, 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस है तो प्लस,
जीरो है तो जीरो ही रहेगा, जीरो है तो जीरो। अब तुमने देखा फोर्स तीन जगह जीरो है, कहाँ कहाँ, क्यू पर, एस पर, टी पर, यहाँ फोर्स जीरो है। इसका मतलब पक्का पक्का ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। आराम से देख लीजिए, बड़ा सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, बड़ा सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। स्लोप के साइन पहले निकाले, स्लोप का साइन आ गया तो फोर्स का साइन आ गया। फोर्स और स्लोप के साइन के एंगल में माइनस का अंतर होता है, माइनस का अंतर होता है। बोल हाँ है क्या? तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। देख स्टेबल कितना अच्छा है, बहुत आसान। जैसे कोई कटोरी, ये कटोरी, ये पार्टिकल यहाँ पड़ा है, यही रहेगा, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आराम से सुनना तसल्ली से, इस पार्टिकल को, बॉल को ऊपर ले गए, यहाँ लाके छोड़ोगे, वापिस ये कहाँ आना चाहती है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहाँ ले जाके छोड़ोगे, वापिस कहाँ आना चाहती है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब अगर पार्टिकल वापिस वापिस टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आना चाहे, इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल। सिंस आप स्टेबल बोल रहे हो, पता है मैं तो क्या बोल रहा हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओहो, इक्विलिब्रियम तो पक्का पक्का फोर्स तो जीरो होगा ही सही, फोर्स तो जीरो होगा। और क्या बातें होंगी वो देखते जाओ। स्लोप, स्लोप, अरे सर स्लोप भी जीरो है। अच्छा, स्लोप क्या होती है, डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, डी यू बाई डी एक्स भी जीरो है। और ध्यान से देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी चल रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। तो जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग याद आ रही है, मिला दूं क्या, मिला दे। केमिकल बॉन्डिंग में अगर एनर्जी मिनिमम होती थी, स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अब एक मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट मिला दूं क्या, 11वीं क्लास का, मिला दो। मैक्सिमम मिनिमा में अगर कोई फंक्शन मिनिमा है तो उसका जो डबल डिफरेंशिएशन होता था वो ग्रेटर देन जीरो होता था, डबल डिफरेंशिएशन। यहाँ कौन है, पोटेंशियल मिनिमम है, इसका मतलब पोटेंशियल का डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होगा। इतनी बातें तुझे स्टेबल में समझ में आनी चाहिए। सर धीरे धीरे फिर से समझा दो। अरे बिल्कुल सुन लो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो, फोर्स जीरो है, स्लोप भी जीरो, स्लोप जीरो है तो डी यू बाई डी एक्स भी जीरो। और ग्राफ में देख सकते हो एनर्जी मिनिमम। केमिकल बॉन्डिंग से भी आइडिया लग गया कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो एनर्जी मिनिमम होती है, इसका मतलब एनर्जी मिनिमम है स्टेबल में। सही बात है। और 11वीं क्लास का एक बेसिक में सा कॉन्सेप्ट लगा दिया, जो नीचे से लिख दिया कि अगर कोई चीज मिनिमा है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होगा। सही बात है, बहुत बढ़िया। ये प्रिंटेड में देखो, u मिनिमम है, du बाई डी एक्स जीरो है, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो है, सब लिखा हुआ है, देख लो आराम से तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अनस्टेबल को एक बार और समझाऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अनस्टेबल को एक बार समझाऊंगा, अपने आप बढ़िया क्लियर हो जाएगा। बढ़ू आगे, चलो देखो, अब अनस्टेबल समझना। अब उसमें आप खुद बोलना, उसमें क्या होगा, अगर आप पार्टिकल को, अगर आप पार्टिकल को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे, ये कटोरी, ये कटोरी, और आपने पार्टिकल को ऊपर रख दिया। अब आप सोचो अगर आपने ये नीचे डिस्प्लेस करा तो परमानेंट नीचे चला जाएगा, यहाँ डिस्प्लेस किया परमानेंट यहाँ चला जाएगा, उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है। कैसे चला गया, मूव अवे, मूव अवे। अब सारे पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, आप मुझे आराम आराम से बताना। सबसे पहले बी पर, टक 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 टक, स्लोप
जीरो। हाँ सर, ये बात मेरे ओके हो गई सर, ओके हो गई। सर मैं जानता हूँ फोर्स होता है माइनस ऑफ स्लोप, स्लोप जीरो तो फोर्स भी जीरो। सर ये बात भी मेरे ओके हो गई। फोर्स जीरो है तो पक्का पक्का ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ये बात भी समझ में आ गई। अब अनस्टेबल क्यों होगा वो देख, यहाँ पर जो एनर्जी है वो कैसी है, मैक्सिमम। अच्छा, तो अनस्टेबल है तो यू क्या होगा, मैक्स होगा। और मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट, अगर कोई फंक्शन मैक्सिमा है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो। वाह, क्या सिस्टमेटिक से समझ में आ गया। वाह, बिल्कुल सिस्टमेटिक, शाबाश शाबाश। यू मैक्स होगा, स्लोप जीरो होगा, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो होगा। इक्विलिब्रियम कौन सा है, अनस्टेबल। फोर्स तो जीरो होगा ही होगा। डबल डिफरेंशियल ग्रेटर देन जीरो क्यों हुआ बच्चों, ये बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज मैक्सिमा होती है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होता है। अजय प्रताप सिंह कह रहे हैं बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू अजय प्रताप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर कोई चीज मैक्सिमम होती है तो उसका डबल डिफरेंशियल ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड का डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा। सही है बात, बहुत बढ़िया निशांक। अब बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। ये बात समझ में आ रही है, इक्विलिब्रियम है तो फोर्स तो जीरो होगा, स्लोप भी जीरो होगी, ड्यू बाय डी एक्स भी जीरो होगा। पर आप इसको इधर ले जाओ तो भी कुछ नहीं हुआ, इधर ले जाओ तो भी कुछ नहीं हुआ। इसने अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को तो कहीं कुछ चेंज ही नहीं करा। इसका मतलब ना ये स्टेबल है ना अनस्टेबल है, क्योंकि वापस आता स्टेबल, नहीं आता अनस्टेबल। ये तो कोई टेंडेंसी नहीं रख रहा। इसे बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल भी काम का नहीं है, कोई नहीं पूछता। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कोई नहीं पूछता। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम फोर्स जीरो, वी बाय डी जीरो, डबल डिफरेंशियल भी जीरो। क्या हाँ है क्या, देख लीजिए। बहुत आसानी से आप फिर से स्लाइड को देखोगे, हैंडआउट पढ़ोगे, पेन पेपर में लिखोगे, तब समझ में आएगा। वो एक लिखने वाला जो पॉइंट है खुद के हाथ से, वो बहुत जरूरी है। उसको आपको ध्यान से सीरियसली लेना चाहिए। बढ़ें क्या आगे, अब करते हैं क्वेश्चंस। चलिए, एक एक ये क्वेश्चन है, एक ये है, एक ये है, तीन है। तो मैं कोई दो आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप अपने से हिसाब से एक घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला लेता हूँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से फेमस क्वेश्चन है और बिल्कुल ऐसा ही है ये, बिल्कुल सेम है, अच्छे से आप कर सकते हैं। एक पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मन से, आराम से तसल्ली से देखिएगा, पेन पेंसिल छोड़ दीजिएगा, सिर्फ देखें, वॉच करें, समझ में आ जाएगा, बाकी सवाल आप कर सकते हैं। देखिए, u दे रखा है, u दे रखा है, पहले तो ब्रैकेट खोल देते हैं, थोड़ा अटपटा सा फंक्शन लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 21, ये u आ गया। अब u गिवन है तो क्या आप फोर्स निकाल सकते हो, हाँ सर, फोर्स आ जाएगा F बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स, तो माइनस डी बाय डी एक्स, यू बता दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 21, तो माइनस क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस टू, ये फोर्स आ गया। अब मुझे चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब फोर्स जीरो। रुक जाता हूं, यहां तक पहले आप बराबर आ जाएं, x बराबर वन पर इक्विलिब्रियम है, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से करके देख लीजिए। u गिवन था, u से पहले क्या निकाला, फोर्स निकाला, फिर जीरो क्यों कर दिया, इक्विलिब्रियम पे तो फोर्स जीरो होता है। अब ये लड़ाई है कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा,
वो गणित बताएगी, दिमाग उससे पहले बता सकता है। कैसे बता सकता है? क्योंकि आशीष सर उसने मिनिमम पोटेंशियल पूछी है, तो पक्का पक्का इक्विलिब्रियम स्टेबल ही रहा होगा। फिर भी आप चेक करें तो कर सकते हैं। कैसे? डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। तो सिंगल डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन देख लीजिए, स्टेबल की कंडीशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या आता है? ये कंडीशन देख लीजिए, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। खत्म। अपने आप आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। बताता हूं कैसे। ये देखो, ये आया, ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी एक्स। ये रहा, ये सिंगल डिफरेंशिएशन है। इसका एक बार और कर दें, 2x-2 को एक और करें तो 2 आएगा ग्रेटर देन जीरो। करने की जरूरत नहीं है सर, वापस समझा दो कैसे स्टेबल हुआ। सर वापस समझा दो, आराम से धीरे धीरे सुनो। उसने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, तो दिमाग चलाया। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल रहा होगा, ये तो दिमाग से। सर नहीं तो मैं तो मैथ से करना चाहता हूँ, तो u का डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। वो u का डबल डिफरेंशिएशन 2 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। हो गई बात। चलो, अब x और 1 पर कितनी एनर्जी आएगी वो निकाल सकते हो? वो देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 21। एक्स और 1 पुट कर दे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 21। तो 1 माइनस 2 प्लस 21, तो यू आ गया 20। पक्का पक्का ये मिनिमम होगा। पक्का पक्का यू क्या होगा? मिनिमम होगा। अब सोचो, यू मिनिमम आ गया। अब टोटल एनर्जी हम जानते हैं क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। अगर पोटेंशियल मिनिमम है तो काइनेटिक मैक्सिमम होगी। टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है? 45। के मैक्स, यू मिनिमम 20, तो के मैक्स आ गया 25। कई बार स्पीड पूछ लेता है वी मैक्स, तो वो भी निकाल सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर लगा दोगे तो वी मैक्स भी आ सकता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पूरा नहीं आता पेपर में, कोई एक पार्ट पूछ लेता है। कभी यही पूछ लेता है, इक्विलिब्रियम कहाँ है? तो आंसर है x/1 पे इक्विलिब्रियम है। कैसा है? स्टेबल है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्यों है? क्यों है पोटेंशियल बताइए? क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बहुत बढ़िया, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रॉब्लम है। क्वालिटी प्रॉब्लम है। यू मिनिमम क्यों होगी? क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली स्लाइड देखोगे, आज घर जाके लिख लेना। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। सही बात है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, देख लो, बिल्कुल वही। यू का फंक्शन दे रखा है, मिनिमम मैक्सिमम, बिल्कुल वैसा ही। खुद से कर सकते हैं, सॉल्यूशन टाइप करके दे दिया है ताकि आपको और दिक्कत ना आए। अब इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं ताकि मजा आ जाए। AIPMT नीट में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। अब देखो आराम से तसल्ली से, U दे रखा है A/R12 B/R6। अब F चाहिए। F लिए फॉर्मूला लगा दें, du/dr। R क्यों लिखा? क्योंकि R का फंक्शन है। X होता तो X लिखता। d/dr U A/R की पावर 12 B/R की पावर 6। पार्शियल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा R ही है। अब अलग अलग कर दो, प्लीज बोर्ड पे देखना, स्लाइड की तरफ देखना, नहीं तो मिस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ये गलती होती है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बता देता हूँ। माइनस बाहर, ए बाहर, आर की पावर 12 को ऊपर ले जाओ, -12। बी बाहर ले लो, आर की पावर को ऊपर ले जाओ, -6। रुक जाता हूँ, आप देखते रहें, खुद से करना पड़ेगा क्लास खत्म होने के बाद। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, तो एफ आएगा -+12। ए आर की पावर 13, ये -6 B/R की पावर 7, ये आया फोर्स। अब वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम है तो फोर्स जीरो होगा, तो 12A/R की पावर 13
6b/r⁴ तो 12a/r⁴ बराबर 6b/r⁴ ये कटा 2, ये कटा 6 तो r⁴ 2a/b तो r बराबर 2a/b होल पावर 1/6। बहुत बढ़िया सवाल है, इग्नोर मत करिएगा, AIPMT में आया हुआ है तो 2-3 बार तो आपको करना ही चाहिए। प्योर मैथमेटिक्स है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रशांत कुमार कह रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशियल 0 होता है। डिफरेंशियल 0 तो मैक्सिमम मिनिमा दोनों के लिए होता है, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। डबल डिफरेंशिएशन बताता है प्रशांत कुमार कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा। सही है। अब इसने एक बात और पूछी है, इसने एक बात और क्या पूछी है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको u के फंक्शन में, इस u के फंक्शन में इस r को पुट करना पड़ेगा, इस u के फंक्शन में r को पुट करना पड़ेगा, तब जाके क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। कई बच्चों ने कर भी लिया, तो आंसर बता दीजिए जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने कर लिया आंसर बता दीजिए। मेरे हिसाब से -b²/4a आ रहा है, बाकी मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। -b²/4a आ रहा है, चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। सही है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का सही है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप देख लें, बिल्कुल सिस्टमेटिक सॉल्यूशन करके दिया हुआ है, ताकि आप घर पे बैठ के भी इसको सॉल्व कर सकें। चलिए बढ़े आगे। अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आदित्य प्रताप कह रहे हैं बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, थैंक यू आदित्य प्रताप सिंह। हाँ, रिपीट आप कर सकते हैं, बिल्कुल 2 बार करना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया आदित्य, सही है सही है सही है। अतुल चौधरी कह रहे हैं लास्ट गोल्डन की पॉइंट बहुत बढ़िया समझ में आया। आयुष जिंदल अच्छा लगा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, शानदार। अब आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए, वैसे ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, फिर भी एक बार आप समझें। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर पॉइंट मास होता, 9th क्लास में पॉइंट मास था, तो अगर पॉइंट मास होता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने में आपको दिक्कत नहीं आती, आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी आराम से लिख देते हैं mgh। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ओके था। दिक्कत लोगों को तब आई जब एक रॉड की पोटेंशियल एनर्जी लिखने को आई, तो हम यहां फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि अगर मैं रॉड के इस पार्टिकल की लिखूं तो इसकी हाइट अलग है, इस पार्टिकल की लिखूं तो हाइट अलग है, इसकी लिखूं तो अलग है, इसकी लिखूं तो अलग है, इसकी लिखूं तो अलग है, इन सब की जमीन से हाइट अलग अलग है। यहां ऐसी परेशानी नहीं आ रही थी, तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि अरे यार ऐसा करो, जब भी रेगुलर ऑब्जेक्ट हो तो इस पूरी रॉड का जो मास है वो उसके कहां रख दो, सेंटर ऑफ मास पे रख दो। सेंटर ऑफ मास कहां होगा, L/2 पर होगा, L लेंथ है तो L/2 पर होगा। हाँ सर, अब मैं इसकी पोटेंशियल लिख सकता हूं, क्योंकि ये पॉइंट मास हो गया, तो पॉइंट मास का फॉर्मूला वही mgh नहीं L/2, क्योंकि हाइट कितनी है L/2। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कभी भी ऐसी दिक्कत आए कि जैसे मान लो आपको मैं बोलूं, ये एक चेन है, ये चेन है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी है, ये L/3 लेंथ इसका लटका हुआ है। अब इस पूरे की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, मजा आ जाएगा, आप ध्यान से सुनना 2 बार।
सबसे पहले तो लिया रेफरेंस लेवल, टक 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 टक, सबसे पहले रेफरेंस लेवल लिया, बहुत पोटेंशियल लिखनी है। जो हिस्सा टेबल पे वो पूरा का पूरा रेफरेंस लेवल पर ही है, तो जो हिस्सा टेबल पे रखा है उसकी तो पोटेंशियल जी 0 हो गई। जो हिस्सा लटका हुआ है ये रेफरेंस लेवल से नीचे है तो माइनस आएगा। अब mgs तो होता है पर m कितना, m पूरा थोड़ा लेंगे, m तो टोटल था, l/3 का कितना होगा, वही l लेंथ का मास m, तो यूनिट का m/l, तो l/3 का m/l इंटू l/3, m/3 मतलब इसका मास m/3 होगा। जी एच हाइट यहाँ की लू, यहाँ की लू, यहाँ की लू, यहाँ की लू, अरे परेशान हो गया। सेंटर ऑफ मास की ले ले, l/3 है तो सेंटर ऑफ मास l/6 पर होगा, आंसर आएगा -mgl/80। अब इसको 2 बार और समझाता हूं, आराम से तसल्ली से देखना, क्योंकि ऐसा प्रश्न आगे काम आएगा। अब मैं एक एक चीज समझाता हूं। मेरे मन में तो अभी भी पता है क्या चल रहा है, मेरे मन में तो अभी भी एम जी एच चल रहा है, बस आपको एम जी और एच अच्छे से पुट करना आना चाहिए। अब आराम से हर बात का आंसर बोल रहा हूं, सारे कवर हो जाएंगे। आपने रेफरेंस लाइन ली है, जो हिस्सा चेन का लटका हुआ है वो रेफरेंस लाइन से नीचे है, रेफरेंस से ऊपर होता तो पॉजिटिव होता सुशांत, रेफरेंस से नीचे है ना सुशांत, इसलिए वो नेगेटिव है। तो सुशांत को मेरे हिसाब से नेगेटिव वाली बात समझ में आ गई कि जो हिस्सा है वो रेफरेंस लाइन से नीचे है इसलिए नेगेटिव। फिर दूसरी बात, सर उसका मास m/3 क्यों हुआ, वो सुन लो। पूरी चेन का मास m था तो आधी चेन का m/2 होता, तो l/3 का m/3 होता। फिर अटक गए h में, h कहां से लाएं, h कहां से लाएं, h लेते हैं सेंटर ऑफ मास, l लेंथ होती तो उसका सेंटर मास l/2 पर होता, l/3 है तो उसका सेंटर ऑफ मास l/6 पर होगा। क्या ये बातें समझ में आ गई? शिवेंद्र कह रहे हैं रेफरेंस लाइन क्वेश्चन में दी होगी, नहीं शिवेंद्र, रेफरेंस लाइन हमें माननी है, कुछ भी मान सकते हैं। सही है, तो जो हिस्सा टेबल पे रखा हुआ है उसका 0 हो गया, जो हिस्सा लटका हुआ है वो रेफरेंस लाइन के नीचे है, रेफरेंस लाइन के नीचे है इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अब प्रॉब्लम करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। सर ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, हमने तो कल सीखा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता है माइनस डेल यू। सही बात है, अब आप जो वर्क कर रहे हो वो कंजर्वेटिव के अगेंस्ट है, तो इसलिए साइन अलग आ रहा है। कैसे अगेंस्ट है आप खुद देखो, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, आराम से याद करो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस आता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल मींस वर्क डन बाय अस, हम जो कर रहे हैं। कैसे सर एक बार समझा दो, आजा समझ ले। ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, अब तूने स्प्रिंग को खींचा, खींचा, ईमानदारी से बता खींचा, तो हमने तो फोर्स लगाया बाहर, परंतु स्प्रिंग का फोर्स अंदर, तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन का साइन और स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन का साइन क्या है, अपोजिट। इसलिए तो बहुत आराम से याद करिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू होता है और वर्क डन बाय अस या वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू होता है, जबकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू होता है। देख लीजिए कनेक्शन में एरर आ रही है क्या, अगर ऑडियो वीडियो सही आ रहा है तो प्लीज भाई टाइप करके बता दो, प्लीज भाई टाइप करके बता दो। ठीक है चलो,
अब आराम से समझना, क्वेश्चन को करते हैं, 2-3 क्वेश्चन है, 2 मैं करा देता हूं, 2 आपको होमवर्क में दे दूंगा। स्पीड को और धीमे रख देता हूं ताकि आपको अगले 15-20 मिनट और बढ़िया समझ में आ जाए। देखिएगा पहला क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन। तो कौन सा वर्क डन है? वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है डेल यू, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, अब स्प्रिंग को खींचना है एक्स नॉट से 3x नॉट। तो मैं फटाफट लिखा, अरे स्प्रिंग की पोटेंशियल याद है, हाफ के एक्स स्क्वायर एक्स नॉट। तो इनिशियली कितनी खींची हुई थी वो? एक्स नॉट। तो इनिशियल पोटेंशियल जी बता दे, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। फाइनली कितनी हो गई? 3x नॉट। तो फाइनल पोटेंशियल जी निकाल दे, हाफ के 3x नॉट का स्क्वायर। खत्म। यूएफ आ गया, हाफ के 3x नॉट का स्क्वायर। यूआई आ गया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू, इसका मतलब आशीष सर मुझे तो यू आई और यू एफ चाहिए। मोटे मोटे रूप से यू आई आ जाए, यू एफ आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। सर इस पे 2-3 क्वेश्चन करके बता दो तो हमारा भी काम हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सही है। चलो, एक स्प्रिंग का ऐसा कैसा सवाल है, ये होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर करिएगा। कल आते ही पहले क्लास में ये लूंगा। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखें तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब थोड़ा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। वो कह रहा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इट मींस वर्क डन बाय अस, क्योंकि वर्क डन ग्रेविटी, ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव है, उसके अगेंस्ट मतलब वर्क डन बाय अस। आप देख सकते हैं इस ब्लॉक को मुझे उठा के सीधा रखना है। अब बिल्कुल तसल्ली से पहला स्टेप, सर स्टेप लिख लिख के समझा दो, मन खुश हो जाएगा। तो वर्क डन बाय अस क्या होता है? डेल यू। फिर डेल यू को मैं खोलूंगा यू एफ माइनस यू आई। स्टेप 2 में क्या सोचूंगा? किसी तरह से, किसी तरह से मुझे यूएफ मिल जाए, यूआई मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब लड़ाई है यूआई और यूएफ पर, वो आराम से देख। सर इसका कैसे निकालूं, इसकी तो हाइट अलग अलग है। अरे सेंटर ऑफ मास ले ले, 10 है तो बता सेंटर ऑफ मास कितने पर होगा? 5 पर। तो यूआई सोच क्या होता है मन में? एम जी एच, ये मन में सुन लिया। अब सोच एम 20, हाइट 10 नहीं, 10 नहीं, सेंटर ऑफ मास की 5 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर दिया। तो देख ये हो गया 20 जी, 200 बटा 100, 2 50। तो यू आई आ गया 50। ठीक है सर, फाइनली ऐसा हो गया। अब सर मैं लिखता हूं, चल लिख ले, चल लिख ले। ठीक है सर, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करता हूं सर। मन में लिख दिया mgh, जल्दी से। सर प्लस होगा या माइनस होगा? सर वो भी बताओ। प्लस होगा, क्यों? रेफरेंस लेवल से ऊपर है। देख ये टोटल हाइट 40 है, तो बता सेंट्रोमास 20 पर होगा। एल होता था तो एल बाय 2 होता था, मास 20, एच 20 नहीं 20 बटे 100। तो ये 200 100 ये आ जाएगा कितना? 40 जूल। सॉल्व करके देख लो। ये 10 आएगा शायद यूआई, यूआई शायद 10 आएगा। ये 2 5 गुना 2 10, और ये आएगा 2 40। प्लीज एक बार देख लो, एक बार मुझे बता दो मेरी कैलकुलेशन गलत है क्या? अब सही हो गई तो बता दीजिए, आंसर बता दीजिए। 30 30 30, वेरी गुड, अब सही है।
बहुत आसान, बिल्कुल मन खुश कर लो। कोई स्पीड नहीं, स्पीड अपने फिजिक्स में नहीं होती, सिर्फ कॉन्सेप्ट चलते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना होता है? डेल यू। वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल यू। किसी तरह से मुझे यू आई मिल जाए, किसी तरह से मुझे यू एफ मिल जाए। 5 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ मास क्यों आया? अरे बच्चों सोचो, अगर जब एल होती थी तो तुम L/2 बोलते थे। इसकी लंबाई कितनी है? 10। ऊंचाई 10 है तो सेंटर ऑफ मास 5 पे होगा ना। 5 पे होगा बच्चों। मीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। कैन वी कंजर्व मोमेंटम? बेटा मोमेंटम कहाँ कंजर्व की जरूरत है साहिल बेटा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अजय प्रताप सिंह कह रहे हैं अब सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। थैंक यू अजय। मास को क्यों नहीं ब्रेक किया? बेटा मास को क्यों ब्रेक करेंगे? पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पर ही तो लिखते हैं। डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया? क्योंकि वो सेंटीमीटर थी हाइट, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला, ये बहुत ही फेमस सवाल है, आराम से देखना। पहले इसको फील कर लो, आराम से, आराम से फील कर लो, क्योंकि ऐसा ही सवाल न्यूमेरिकल है। एक चेन है जिसका कुछ हिस्सा लटका हुआ है। अब इस चेन को खींच कर आपको ऊपर रखना पड़ेगा। चेन को खींच के आपको ऊपर रखना पड़ेगा। इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा है। अब आराम से तसल्ली से देख लेना, तो हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, सर धीरे धीरे करो सर। ठीक है, वर्क डन बाय अस या वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये होता है डेल यू। डेल यू का मतलब यू एफ माइनस यू आई। अब सर मेरा टारगेट है यू एफ और यू आई निकालना। अब आराम से देख ले, पूरी चेन का मास एम है। सबसे पहले रेफरेंस, टक 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 टक, ये तेरा रेफरेंस लेवल। एक मौका और है, समझ लेना। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है। अब इनिशियल की पोटेंशियल एनर्जी देख, जो हिस्सा टेबल पर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। क्यों? बार बार सुन लो क्यों। क्योंकि वो रेफरेंस लेवल पर ही है, रेफरेंस लेवल पर ही है। अब जो हिस्सा नीचे लटका हुआ है, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल के नीचे है, इसलिए क्या आएगा? माइनस। रुक जाता हूं, माइनस क्यों? क्योंकि ये हिस्सा, ये पार्ट रेफरेंस लेवल के नीचे है, इसलिए माइनस आएगा, माइनस आएगा। फिर मास, L/3 का मास कैसे लाऊं सर? मैं बता देता हूं। L लेंथ का मास m होता है, यूनिट लेंथ का m/l, तो L/3 का m/l इंटू L/3 बोले तो m/3, तो मास m/3। जी, हाइट, सर हाइट, अरे इस टुकड़े की हाइट अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। अरे सर मैं परेशान हो रहा हूं। अरे बेटा परेशान मत हो, सेंटर ऑफ मास ले ले। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? मिडवे, मिडवे, मिड पॉइंट। L/3 का मिड L/6। मन में तुझे पता है ये m है, ये g है, ये h है, और h नहीं, h ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो यू आई आ गया माइनस mgl/18। यू एफ फाइनल पूरी टेबल पर है, तो फाइनल 0। अब रख दे फाइनल 0, इनिशियल माइनस mgl/18, तो प्लस का mgl/18। अब बताइए कैसा रेस्पॉन्स रहा? अगर ये सवाल पूरा बढ़िया समझ में आया तो टाइप करिए वाई, टाइप करिए वाई। मैंने मेरे हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे डिटेल में समझा दिया, धीरे धीरे डिटेल में समझा दिया। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। और ऐसा ही क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए, तो एकदम मन खुश। ऐसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो मन खुश। फिजिक्स में तो सारा प्रैक्टिस का ही तो खेल है। वो कह रहा है एक चेन है जिसका
कितना हिस्सा लटका हुआ है टेबल के नीचे? 2/3, तो 2L/3 लटका हुआ है। अब इसको पूरा खींचकर टेबल पे रखना है। तो ये इनिशियल, ये फाइनल। ठीक है सर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल यू, यू एफ माइनस यू आई। सबसे पहले आशीष सर रेफरेंस। सर एक बार मस्त और बता दो, ये रेफरेंस तो बता, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यू आई माइनस लिखेगा, क्यों? ये रेफरेंस से नीचे है। मास, पहले इसका सेंटर मास बता दे कितना होगा। सेंटर मास मिड पॉइंट 2L/3 का मिड पॉइंट L/3। एम कितना होगा? 2M/3, 2M/3 जी एच L/3। ये एम, ये जी, ये एच माइनस, क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस से नीचे है। फाइनल 0। देख लो आराम से। सही बात है। ये क्वेश्चन काफी बच्चों की परेशानी रहती है, पर आप इस तरीके से करोगे तो मजा आ जाएगा। सही है, चलो बहुत बढ़िया। हर बात का आंसर है यहाँ पर, हर बात का आंसर है। आंसर 2M/3 क्यों आया? L लेंथ का मास था m, तो 2L/3 का मास होगा 2M/3। L/3 क्यों आया? टोटल लंबाई 2L/3 है, सेंटर मास होता है मिड पे, आधे पर, 2L/3 का आधा L/3। माइनस क्यों आया? क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे था, रेफरेंस लेवल से नीचे था। सही बात है। तो ये हो गया वर्क डन बाय अस बराबर डेल्टा यू। जब भी हमसे वर्क डन पूछे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछे, तो हमेशा वर्क डन बाय अस बराबर डेल्टा यू लगाना चाहिए। बोलो सही है क्या? बढ़े आगे। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आपके हैंडआउट बना रहा हूं और वो हैंडआउट का लिंक आपको भेजूंगा। आराम से आप पढ़िए, काफी आपको होमवर्क है। मॉड्यूल के क्वेश्चन करिए, सॉल्व एग्जाम्पल करिए, बहुत तरीके से सीखेंगे तो मजा आ जाएगा। डाउनलोड लिंक भेज रहा हूं, आप अभी डाउनलोड करके देखिएगा, ओपन करके एकदम बढ़िया हो जाएगा। अभी पहला स्टेप तो होगा, इसकी पहले पीडीएफ बनती है, ये पावर पॉइंट में होता है तो पहले बनती है पीडीएफ, और फिर मैं उसको अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड करूंगा। आराम से लिंक को गूगल क्रोम में जाके खोलो तो दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट खोलोगे तो दिक्कत आ जाती है, तो डायरेक्ट नहीं खोलना। चलो अब मैं लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज आप उसको गूगल क्रोम में जाके ओपन करो और मुझे बताओ सब सही है क्या। ये लिंक भेजा, आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताना, यही वाली फाइल खुल जाएगी। इस वाली फाइल का डायरेक्ट लिंक है ये। गूगल क्रोम में जाके आप इसको ओपन करके देखो, पुराने हैंडआउट भी मैं डालता जाऊंगा। प्लीज ओपन करके देख लो, ओपन हो रहा हो तो मुझे बताइए। आज वाली फाइल खुलनी चाहिए, आज वाली फाइल खुलनी चाहिए। ब्लैंक भी मैंने डाल दी है, वो ड्राइवर से आपको मिल जाएगी। ब्लैंक भी मैंने डाल दी है। लिंक आपको पहले से शेयर कर रखा है हैंडआउट का।
सही है, ओपन हो गया, डाउनलोड हो गया। जिनका ओपन डाउनलोड हो गया प्लीज मुझे टाइप करके बता दें। क्लास को खत्म करते हैं, पढ़िएगा। वो हैंडआउट का जो लिंक है वो एक्टिव रहेगा, उसको आप कभी भी ओपन करके देख सकते हैं। मैंने उसमें ब्लैंक वाली भी डाल दी है। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारे पढ़ाई करें, खूब सारे हमने न्यूमेरिकल करे। कल हमारा टारगेट रहेगा पावर पढ़ेंगे, बहुत आराम आराम से पावर के न्यूमेरिकल करेंगे, केवल पावर 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 के न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए, ओके बाय। ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।